हाँ तो बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स की। अगर मान लीजिए आपके पास n सिमिलर ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और उसे आपको आप ग्रुप्स में डिवाइड करना होगा, तो आप उसको किस पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। तो इसके कुछ कंडीशंस होती हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। और इस वीडियो को आप प्रॉपर तरीके से अगर आप देखते हैं तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाते हैं और इसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको मेंस एडवांस वगैरह में हमेशा ही मिलते हैं। तो बहुत अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट कीजिएगा। ओके, चलिए तो हम लोग बात करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n सिमिलर थिंग्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग आर ग्रुप्स। ओके, चलिए तो हेडिंग डाल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n सिमिलर ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, थिंग्स इनटू आर डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, अब इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, उन सब चीजों के बारे में पहले ध्यान से देखना होता है कि अगर आपके पास n सिमिलर थिंग्स हैं, उसे हम क्या कर रहे हैं, आर ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो करना कैसे होता है। तो यहां पे देखो दो कंडीशंस के बारे में बहुत ज्यादा बात की जाती है कि यहाँ पे नो रिस्ट्रिक्शन का केस हो जाए, कि मतलब हम किसी भी ग्रुप को वो सामान दें या ना दें, या एक कंडीशन आती है कि कम से कम आप उसको वन थिंग प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। ठीक है, मतलब नो कंडीशन और विद कंडीशन। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि अगर मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n सिमिलर थिंग्स है, तो हम इसके लिए कुछ एक क्वेश्चन के पैटर्न पे इसको लिख लेते हैं कि यहां पे अगर मान लीजिए आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं, और इसे आप r ग्रुप पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो हमने लिखा है फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, और ऐसे ही हमने क्या लिखा है यहाँ पे, r ग्रुप। मतलब ये जो n एलिमेंट्स हैं या n ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि इसमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मतलब इनको हमें क्या करना है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो यहां पे दो कंडीशन के बारे में हमने बात की। फर्स्ट कंडीशन तो हमने ये कहा कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, आप किसी को दीजिए या ना दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उस केस को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स या नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा नंबर ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये केसेस होते हैं। इस ध्यान रखिएगा, नॉन पॉजिटिव इंटीग्रल का मतलब क्या है कि वेयर x1, x2, x3 ऑल ऑफ x आर मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। मतलब 0 भी हो सकता है। ठीक है, 0 भी हो सकता है कि हम मान लीजिए हमने x1 को कोई भी एलिमेंट प्रोवाइड नहीं किया, कोई भी आइटम प्रोवाइड नहीं किया, तो वहां पे केस क्या हो जाएगा, 0 का हो जाएगा। किसी को हमने 2 एलिमेंट प्रोवाइड कर दिया, किसी को 3 कर दिया, ये डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन वो क्वांटिटी जो है वो या तो 0 हो सकती है, 0 से बड़ी होगी, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है ना कि हम निगेटिव का केस करें, क्योंकि हम किसी को दे रहे हैं, चीजें ले तो सकते नहीं है, तो नेगेटिव का केस तो बनता ही नहीं है। तो केस क्या बनेगा, नॉन पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। एक केस ये बन जाता है और दूसरा केस ये बन जाता है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। इसके बारे में बात होती है, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। इसका मतलब यह होता है कि आपका जो भी नंबर्स हैं, जो भी ग्रुप्स हैं, उनमें आप कम से कम 1 तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना। तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये नाम को ध्यान रखिएगा, और नॉन पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो पॉजिटिव इंटीग्रल का मतलब ये हो जाता है कि कोई भी क्वांटिटी जो होगी वो एटलीस्ट 1 होगी। ठीक है, तो ये दो केस हैं और इन दोनों केसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे कि चीजों को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है,
तो होता क्या है कि अब इसी को जो आपके पास ये जो केसेस हैं इन्हीं को हम बोलते हैं बेगर्स मेथड। क्या बोलेंगे? बेगर्स मेथड। अब बेगर्स मेथड का मतलब क्या होता है, अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, कि चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए। तो सिंपल सा केस ये होता है कि मान लीजिए एक सिंपल सा है कि मान लीजिए रेक्टेंगल हमने ले लिया एक, और इसके हमें दो पार्ट करने हैं। तो दो पार्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर देनी होगी। ठीक है ना। अगर मान लीजिए इसी को अगर हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो क्या करना होगा, हमें कम से कम 2 लाइन्स ड्रॉ करनी होगी। हमें 2 लाइन्स ड्रॉ करनी होगी, कम से कम का कोई मतलब नहीं बनता है, 2 लाइन्स ड्रॉ करनी होगी। तो इन्हीं चीजों को समझते हैं। तो समझते ये हैं कि मान लीजिए आपके पास n कॉइन्स हैं या 10 कॉइन्स हैं। ठीक है, हम लोग ये समझते हैं कि हमारे पास क्या है, 10 कॉइन्स है। एक एग्जांपल समझते हैं, हमारे पास कितने कॉइन्स हैं, 10 कॉइन्स हैं, और उसे 3 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है, 3 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो x1 x2 प्लस x3 ले लिया, और ये वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, 10 कॉइन को हमें 3 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या करते हैं कि हमें सेपरेट करना है। ठीक है ना। मान लीजिए मुझे इसे 3 कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसे 4 करना है, और रिमेनिंग इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, इस टाइप से मान लीजिए हमने एक पैटर्न सोच रखा है। तो क्या होता है कि जब ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है तो हम इनके बंडल बना देते हैं। क्या बना देते हैं, पैकेट्स बना देते हैं। अब पैकेट्स बनाने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए हमारे पास 10 कॉइन्स हैं, 10 कॉइन्स हैं, और 10 कॉइन्स में मुझे उसे 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 10 कॉइन्स को 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमें क्या करना होगा, बीच में 2, एक सेपरेशन के लिए एक फिल्टर लगाना पड़ेगा, तभी तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि हमने वहां पे क्या कर दिया कि 2 डमी कॉइन लगा दिए। ठीक है, क्या लगा दिया, 2 डमी कॉइन लगा दिए। तो अब हमारे पास टोटल कॉइन्स कितनी हो गई, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। ध्यान सुनिएगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, तो उससे एक कम हमने डमी कॉइन लगाई। तो टोटल कॉइन्स कितनी हो गई हमारे पास, 12 हो गई। कितनी कॉइन हो गई, 12 हो गई। तो एक चीज समझिएगा, 10 कॉइन्स हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है ना। उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने जितने भी ग्रुप्स थे उसमें से एक कम 2 कॉइन हमने एक्स्ट्रा लगा दिया। वो कॉइन क्या थे, फिल्टर कॉइन थे, और उसे हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है ना, क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमने क्या किया, सिलेक्शन कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, सोचिए, मान लीजिए हमने पहले को जाकर के कॉइन कुछ प्रोवाइड किया। ठीक है ना, पहले को जाकर के क्या किया, फर्स्ट कॉइन फर्स्ट ग्रुप को प्रोवाइड कर दिया। फिर क्या किया, एक फिल्टर बचा हुआ, उस फिल्टर वाले को उठाया, सेकंड ग्रुप को प्रोवाइड कर दिया। अब बच क्या गया, अब थर्ड के लिए मुझे कोई सिलेक्शन करने की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी क्या, नहीं ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वो बचा हुआ है, वो उसी के हिस्से का है, वो क्या है, उसी के पास जाना है। तो क्या होगा, वो उस कॉइन को लेके चला जाएगा। मतलब वहां पर मुझे कोई स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करनी है। बात समझ में आ रही है आपको, क्या करना है, हमारे पास 10 कॉइन्स थे, उसमें से हमने 2 डमी कॉइन लिया। फर्स्ट के लिए हमें सोचना है कि 3 में से किसको दें, 3 बंडल में से कोई भी एक बंडल हम किसी को भी दे सकते थे। ठीक है ना, वहां पे सिलेक्शन का प्रोसीजर आया, क्योंकि 3 थे, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके एक ग्रुप को प्रोवाइड करना था। फिर क्या हुआ, 2 बच गए। अब वो 2 बचे हैं, तो उनके लिए क्या करना है, उनमें से हम किसको, तो वहां पे भी सिलेक्शन आएगा। तो वहां पे भी हमने क्या किया, सिलेक्ट किया, और देन सेकेंड ग्रुप को प्रोवाइड कर दिया। अब बच गया थर्ड। अब थर्ड में बचा तो एक ही है, तो वहां पर सिलेक्शन का कोई तरीका तो होगा नहीं, वो तो सिंगल है, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उठा करके, वो उसे प्रोवाइड कर दिया। तो इससे क्या होता है कि आपने डिस्ट्रीब्यूट कितने ग्रुप में किया, डिस्ट्रीब्यूट ओनली 2 ग्रुप में किया। वहां पे सिलेक्शन क्या हुआ, केवल 2 ग्रुप का हुआ, थर्ड का नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट के लिए आपने सेलेक्ट किया, सेकंड के लिए भी आपने सेलेक्ट किया, लेकिन थर्ड के लिए सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सिंगल ही बचा हुआ है। तो इसलिए क्या होता है कि आपके पास 3 ग्रुप्स थे, लेकिन आपने डिस्ट्रीब्यूट कितना किया, 2 का सिलेक्शन किया है केवल, क्योंकि थर्ड ऑलरेडी वो मूव कर गया। थर्ड क्या हो गया, मूव कर गया। इसी टाइप से अब समझिएगा कि हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने, n है। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, n है। डिस्ट्रीब्यूट कितने में करना है, r ग्रुप में करना है। डिस्ट्रीब्यूट कितने में, r ग्रुप में। तो नंबर ऑफ डमी कॉइन कितनी होगी, ठीक ना। टोटल ग्रुप कितने हैं, ग्रुप कितने हैं, ग्रुप है हमारे पास r।
तो डमी कॉइन कितनी लगेगी? डमी लगेगी R-1, क्योंकि एक कम लगेगी, क्योंकि R ग्रुप में को सेपरेट करना है। R ग्रुप में किसी भी एक बॉडी को R ग्रुप में सेपरेट करना है तो हमें एक कम उसके पार्टीशन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डमी। तो टोटल कॉइन कितनी हो गई? टोटल हो गई हमारे पास, टोटल कितने थे? ये n है और ये आपने ऐड किया R-1, ये ऐड किया। अब ग्रुप कितने हैं? R, लेकिन आपको उसमें से सिलेक्शन कितने को करना है? सिलेक्शन एक कम था ना, क्योंकि लास्ट वाला तो अपने आप ले जाएगा, लास्ट वाला अपने आप लेके चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सिलेक्शन आपको जो करना है वो करना है R-1 मींस, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इज क्या होगा? n plus R-1 C R-1। दिस इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है वो कहां से आया? वो आपको इस स्टडी से मिल गया, ठीक है। तो अगर आपके पास जो भी क्वेश्चंस आते हैं और वहां पे कोई कंडीशन नहीं दी जाएगी, आपके पास क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया नॉन पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो अगर बात की जाए तो क्या आया था? 12C2 आ गया, 12C2। इसे सॉल्व कर सकते हैं आप। कितना आ गया? 12C2 का मतलब 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 मतलब 6 डिवाइड, इसका आंसर कितना है? 66। नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल सॉरी यहां पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, यहां पे हम लोग एक्चुअल में बात जो कर रहे हैं वो नॉन पॉजिटिव नहीं, नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है, क्योंकि जो भी सॉल्यूशंस होंगे वो सभी क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होना चाहिए था, ठीक है ना। नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे नॉन निगेटिव का मतलब क्या हो जाता है? दैट इज अ वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। तो नॉन निगेटिव, सॉरी बेटा, नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाता है। तो तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो भी कंपेरिजन किया गया था वो क्या था? ग्रेटर इक्वल टू 0 से किया गया था, ओके। अब इसी केस को आगे बढ़ाते हैं और नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज तो पता चल गई, यहां पे जो सॉल्यूशन आ रहा था, ध्यान से देखिएगा कि यहां पे जो वैल्यू थी वो सभी कैसी थी? ग्रेटर इक्वल टू 0 थी, ठीक। अब यही फॉर्मूला चेंज कैसे होता है वो देखते हैं। अब हम बात सेकंड करने जा रहे हैं। तो यहां पे जो आंसर आ गया, याद रखिएगा बहुत अच्छे से कि ये वैल्यू जो है वो आई है n plus R-1 C R-1, ठीक है ना। ये इसकी वैल्यू आ गई है। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इस चीज को समझिएगा कि यहां पे जो x1 x2 x3 की वैल्यू है, x1 ग्रेटर इक्वल टू 1 है, x2 ग्रेटर इक्वल टू 1 है, x3 ग्रेटर इक्वल टू 1 है, ऐसे ही xr ग्रेटर इक्वल टू 1 दिया गया है, ओके। हमारे पास जो आंसर आया था अभी वो एक्चुअल में किससे आया था? ग्रेटर इक्वल टू 0 से। तो हम लोग एक काम करेंगे, हम कंपेयर करेंगे 0 के साथ, ठीक है। तो एक काम करिएगा, ध्यान से देखिएगा, हमने लिखा x1 डैश विच इज इक्वल टू x1 माइनस 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया। और यही तरीका है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी। तो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा इस चीज को। तो ये वैल्यू क्या होगी ना? ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी। सिमिलर पैटर्न में x2 डैश कर दिया इज इक्वल टू x2 माइनस का 1 विच इज ग्रेटर इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आपने यहां पे लिखा xr डैश इज इक्वल टू xr माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू और xr की वैल्यू आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो x1 की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में है x1 डैश प्लस 1, है ना, प्लस x2 डैश की वैल्यू, x2 की वैल्यू x2 डैश प्लस 1। सेम पैटर्न पर ये हो गया xr डैश प्लस 1 विच इज इक्वल टू n। अब आपको ये पता है कि 1 जो है 1 कितने टाइम है? 1 r टाइम है, क्योंकि कितने टर्म्स हैं? r ग्रुप थे, तो 1 कितने टाइम होगा? r टाइम होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं x1 डैश प्लस x2 डैश अप टू xr डैश इज इक्वल टू
n minus r, where x1 dash x2 dash, ठीक है, एंड xr dash ग्रेटर इक्वल टू 0। इस चीज को समझिएगा, क्योंकि यहां पे जो कंडीशन आ गई है ये सभी ग्रेटर इक्वल टू 0 की कंडीशन आ गई, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो अब क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पे आ गया, सेम इस केस के लिए, ठीक है। तो जो वैल्यूज थी, अब देखिए नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए, n माइनस आर हो गए, n माइनस आर। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था n नंबर ऑफ कॉइन, तो नंबर ऑफ कॉइन क्या हो गया, n माइनस का r, ठीक है। अब डमी कॉइन कितनी लगेंगी, r माइनस 1, तो प्लस r माइनस 1, और डिस्ट्रीब्यूशन कितने में करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है या सिलेक्शन करना है r माइनस 1 में, तो यहां पे लिखा r माइनस 1, तो वैल्यू क्या आ गया, n माइनस 1 सी r माइनस 1, दिस इज द आंसर, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसी पैटर्न पर आपको क्या करना होता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा इसे कि ये चीजें कैसे कन्वर्ट होती हैं और कैसे ये फॉर्मूला जनरेट होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ बेसिक से क्वेश्चंस कर लेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ओके। चलिए, तो हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो ध्यान रखेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1, एंड अ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इज n माइनस 1 सी r माइनस 1, ओके। दो फॉर्मूले हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। और मेनली आपको इसे ध्यान रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूले को अगर पता है या फॉर्मूला आपको मालूम है तो आप इसे बना सकते हो, ओके। चलिए, कुछ क्वेश्चंस देखिए जल्दी से, सिंपल से क्वेश्चंस देख लिए जाए और समझते हैं कि हम लोग कैसे इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं। अब मान लीजिए आपसे कहा गया है द नंबर ऑफ वेज दैट 30 मैंगोज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 5 boys if each boy eligible for any number of mangoes, ठीक है ना। सिंपल सा कंडीशन बेटा। अब देखो क्वेश्चन का टर्म समझो कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने हैं, 30 मैंगोज हैं। 30 मैंगोज है तो ऑब्वियस सी बात है आइडेंटिकल का केस है, डिफरेंट का केस तो हो ही सकता है, ठीक है। 30 मैंगोज है और उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है कितने बॉयज में, 5 बॉयज में, मतलब ग्रुप कितने हो गए, 5 हो गए। मतलब आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 कहा गया है और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 30 दी गई है, ठीक है। और यहां पे कोई कंडीशन नहीं, ध्यान रखना, ईच बॉय एलिजिबल फॉर एनी नंबर ऑफ मैंगोज, मतलब एनी नंबर ऑफ का मतलब 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे 0 का भी केस ले सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग के पास फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला होता है n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1, तो आपने फॉर्मूला पुट किया 30 प्लस r की जगह 5 माइनस का 1 सी 5 माइनस 1 और वैल्यू हो गई 35 34 सी 4, ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। बहुत आसान सा था, समझ में आ गया होगा। कितने भी नंबर्स हो सकते थे, एनी नंबर, इसका मतलब यहाँ पे कोई कंडीशन थी नहीं, तो आप उसने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर, तरीका समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे यही क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता, ठीक है, यहाँ पे कोई कंडीशन लगा देते हैं हम लोग कि 30 मैंगोज दिए गए हैं और 5 ग्रुप्स हैं और यहाँ पे कोई कंडीशंस हैं, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाता है यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन के बारे में बात करें, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन या इंटीग्रल सॉल्यूशन बोल देते हैं, इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सेम वैल्यू है बेटा, ध्यान रखिएगा, x1 x2 x3 प्लस x4 प्लस x5 लिख दिया इज इक्वल टू 30 वेयर
वेयर हम लोग कंडीशन लगाने जा रहे हैं x1 x2 विच इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है, x3 ग्रेटर इक्वल टू 1, x4 ग्रेटर इक्वल टू 2 एंड x5 ग्रेटर इक्वल टू 3, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हमने, यहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करते हैं तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखते हैं कि आपको जो कंपैरिजन के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया था वो फॉर्मूला क्या था, ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए था। तो हमारे पास सिंपल सा तरीका ये हो जाता है कि हम यहाँ पे इस सीरीज को देखिए, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम इसको कंपेयर करेंगे 0 से, तो हम लोग क्या कर देते हैं x3 डैश ले देते हैं, जैसे कि हमने फॉर्मूला डेवलप किया था अभी, x3 माइनस 1 विच इज ग्रेटर इक्वल टू 0, x4 डैश ले लिया विच इज इक्वल टू x4 माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0, और x5 डैश ले लिया इज इक्वल टू हो गया x5 माइनस 3 विच इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वैल्यू क्या आएगी। तो हमारे पास x1 आ गया, x1 x2 में कोई दिक्कत नहीं थी, प्लस x3 की जगह हम पुट कर सकते हैं x3 डैश प्लस 1 प्लस x4 डैश, तो यहां पे लिखेंगे x4 डैश प्लस 2 और प्लस x5 डैश प्लस 3 विच इज इक्वल टू 30, ओके, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गया बेटा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश प्लस x4 डैश प्लस x5 डैश इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे बेटा, 30 माइनस का 6 मतलब 24। अब यहां पे जो भी ग्रुप्स हैं वो सभी क्या बेटा, ग्रेटर इक्वल टू 0 के ग्रुप है, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो सिंपल, अब आपके पास फॉर्मूला है ही, n कितना हो गया बेटा 24, n कितना हो गया 24, ठीक है, प्लस r माइनस 1, r कितने हैं 5 माइनस 1 मतलब 4, c 4 मतलब 28 c4, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, जो कि आप फटाफट सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने बताया है वो चीजें आपको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे थियोरिटिकल क्वेश्चंस होते हैं वहां पे समझ में नहीं आता है कि वो एक्चुअल में यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में थोड़ी सी प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे अच्छे से आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन ले लिया, द नंबर ऑफ वेज in which an examiner can assign 30 marks to 8 questions not less than 2 mark to any question, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वेज के बारे में बात की गई है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया बेटा, रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। अब 30 मार्क्स हैं आपके पास, ध्यान से देखिएगा, टोटल मार्क्स कितने 30, और असाइन कितने में करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कितने में करना है, असाइन करना मतलब 8 क्वेश्चंस हैं, तो 30 मार्क्स को 8 क्वेश्चंस के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ध्यान ये रखना है कि कोई भी क्वेश्चन का मार्क्स होगा वो 2 से लेस नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे मतलब ये हो गया कि आपके पास x1 प्लस x2 प्लस आपके पास टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, x8 हो गया, ठीक है। 8 क्वेश्चंस है, 30 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और हर एक क्वेश्चंस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल टू 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। तो सिंपल सा तरीका आपको समझ में आता है। इन सभी जगह पे क्या लिखेंगे हम, x1 डैश लिखेंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था, इज इक्वल टू x1 माइनस का 2 करेंगे विच इज ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 डैश प्लस 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x1 डैश प्लस x2 डैश प्लस अप टू x8 डैश इज इक्वल टू,
ध्यान से देखिएगा, ये +2 हो रहा है बेटा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2 2 2 8 क्वेश्चन है तो 16 मार्क्स। तो 30 माइनस का 16 इज इक्वल टू आएगा 40 मार्क्स बचे। ठीक है, अब हुआ क्या, ये सारी वैल्यूज क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो कंडीशन फिर से वही, n ये है आपके पास, n प्लस r की वैल्यू है 7 माइनस 8 माइनस 1 7 और c 7, मतलब ये आएगा 21 c 7। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो रिस्ट्रिक्शंस की बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। और यहां पर एक चीज और बचती है कि कई बार क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए बेगर्स मेथड के बारे में बात करें, या किसी चीज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो चीजें क्या होती है कि कभी कभी एक्स्ट्रा हो जाती हैं। एक्स्ट्रा कैसे हो जाती है, मान लीजिए कभी आपके पास कुछ एग्जांपल ऐसा आ जाए कि भाई आप इसमें x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक ना, और विच इज लेस इक्वल टू 10 कह दिया जाए, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो है या n जो एलिमेंट है वो एलिमेंट ज्यादा है नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या नंबर ऑफ ग्रुप में जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास जो कुछ क्वांटिटी जो है वो बच जाती है। बात समझ में आ रही है, कुछ क्वांटिटी क्या हो जाती है हमारे पास, बच जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए हमने 3 ग्रुप बनाए थे जहां पे हमें 10 कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था और हमारे पास कुछ कॉइन्स बच जाते हैं। तो बात हुई ना नंबर ऑफ बैगर्स के बारे में, बात हो रही थी कि हमने क्या किया, फर्स्ट बैगर को उठा के कॉइन दे दिया, फिर सेकंड को दे दिया, थर्ड अपने आप लेके चला गया, उसके बाद मेरे पास कॉइन बच गया। तो क्या करना है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक डमी बैगर को खड़ा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक डमी बैगर को खड़ा कर देते हैं। बात समझ में आ रही, क्या होगा कि अब हमारे पास जो भी क्वांटिटी होगी, जो बची हुई क्वांटिटी होगी, वो हम डमी बैगर को कंप्लीट कर देंगे। किसे करेंगे, मतलब हमारे पास 3 बैगर्स ऑलरेडी थे, समझिएगा 3 बैगर्स ऑलरेडी हैं हमारे पास, ये 3 बंदे हैं। अब इन 3 बंदों को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले क्या था कि इक्वलिटी का केस था, मतलब नंबर्स कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे, मतलब जितने भी कॉइन्स थे वो सभी हम क्या कर देते, डिस्ट्रीब्यूट कर देते। अभी क्या है, अभी हमारे पास कुछ कॉइन्स बच जाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे एक डमी लगा देते हैं। मतलब हम क्या कर देते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 कर दिया, विच इज डमी, और इक्वल टू 10। क्या कर दिया, इक्वल टू 10 कर दिया। मतलब अब क्या है कि जो भी रिमेनिंग कॉइन्स होंगे वो सभी हमें क्या करना है, इसको दे देना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हुआ क्या, अब हमारे पास एक 3 ग्रुप्स ना हो गए, कितने ग्रुप्स हो गए, 4 ग्रुप्स हो गए। रिस्ट्रिक्शंस है नहीं, तो हमें क्या करना है, 4 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब 4 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या हो गया, फिर से वही कंडीशन, n प्लस कितने हो गए, 4 ग्रुप्स, 3 हो गया, C3, मतलब 13 C3 हो गया। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान से सॉल्व कर लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, तो इसको कंप्लीट कीजिए, और इवन अगर आपने फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देखा है और अच्छा लगा तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और हाँ, प्रेस बटन को दबाना ना भूलें। ठीक है, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियोज हैं, जो भी नई वीडियो आएंगी और अच्छे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, वो आपके पास मतलब आपको मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।